Audio Jungle. Audio Jungle. जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए ये सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए ये सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए ये सरकार। सर्व समाज के सम्मान में, अखिलेश यादव जी मैदान में। सर्व समाज के सम्मान में, अखिलेश यादव जी मैदान में। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 डॉक्टर मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राम सकल यादव जी से आग्रह करूंगा, श्रीमान आप आइए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर अपनी बात को प्रारंभ करें। आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय। सम्मानित साथियों, जिस घड़ी का हमें आपको और अंबेडकर नगर की सम्मानित जनता को इंतजार था, वो घड़ी हमारे और आपके बीच में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व और भावी मुख्यमंत्री, भारत के भविष्य परम आदरणीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के बीच में हैं। सम्मानित साथियों, में लोहिया जी की सरजमी पर, उनकी कर्मभूमि और जन्मभूमि पर, मखदूम साहब दरगाह शरीफ की पावन धरती पर, गोविंद बाबा की पावन धरती पर, अंबेडकर नगर की सम्मानित जनता की तरफ से, आप सभी आए हुए साथियों की तरफ से, समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, मुझे आप लोगों के बीच में कुछ कहना नहीं है। आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने और उनके मार्गदर्शन, उनका आशीर्वचन लेने के लिए आए हुए हैं। साथियों, मैं आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये अंबेडकर नगर की सम्मानित जनता ने मन बना लिया है। जैसे 2012 में अंबेडकर नगर की 5 सीटों पर लोहिया की कर्मभूमि और जन्मभूमि पर समाजवादी का परचम फहरा करके 5 सीटों को जीतने का काम किया है। आज ये उमड़ा हुआ जन सैलाब इस बात का गवाही है कि आने वाले 2022 में जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे, अंबेडकर नगर की सम्मानित जनता 5 सीटों को समाजवादी झोली में देकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपको पदासीन करने का काम करेगी। सम्मानित साथियों, बात को बहुत आगे न बढ़ाते हुए, ये भरोसा और विश्वास दिलाते हुए, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के आम आवाम ने ठान लिया है कि 2022 में उत्तर प्रदेश का एक विकल्प अखिलेश यादव
दूसरा और कोई विकल्प नहीं होगा। तो इस जिले की जनता आपको उत्तर आज कार्यक्रम के माध्यम से, इस महा जनादेश रैली के माध्यम से संकल्प लेकर जाने का काम करेगी कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 2022 में आसीन होंगे। मैं बात को आगे न बढ़ाते हुए पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपनी वाणी पर विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय समाजवाद। मित्रों, श्रीमान, यह उमड़ा हुआ जनसैलाब इस बात का गवाही दे रहा है कि यह जनसैलाब भाड़े का जनसैलाब नहीं है, बल्कि रामचल राजभर लालजी वर्मा के अखाड़े का जनसैलाब है। और यह जनसैलाब निश्चित रूप से तय कर रहा है कि चाहे जो भी होगा, जंग मैदान लड़ाई आर पार की होगी, लड़ाई आर पार की होगी। और देखा जाएगा 2022 में श्रीमान अतिथि सत्कार में करूंगा। अपने माननीय रामचल राजभर साहब से बहुत ही विनम्र आग्रह करूंगा, श्रीमान आप आवें और माननीय मुख्य अतिथि जी का स्मृति चिन्ह दे करके, अंग वस्त्र दे करके अतिथि सम्मान करें। और यह कहना चाहूंगा कि केवल अतिथि सत्कार वेद की मंत्रें जोगी बाबा के मठ में नहीं होती, बल्कि समाजवादी पार्टी के मंच पर भी होगी। मैं कहना चाहूंगा, जोगी बाबा, अरे बहुत हो गया जोगी बाबा। हिरण्यगर्भ समवाताग्रभूतस्य जाता पत्रे कयासी सदाधार। माननीय लालजी वर्मा साहब, मैं आपसे भी बहुत आग्रह करूंगा कि आप स्मृति चिन्ह दे करके माननीय मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें। श्रीमान वर्मा साहब, मैं बात कह रहा था कि मित्रों, अतिथि सत्कार केवल मठों में नहीं, मैं कह रहा था कि जोगी बाबा हिरण्यगर्भ समवताग्रभूतस्य जाता पत्रे कयासीत सदाधार पृथ्वी धामुताम कस्मै देवाय हविषा विधेम जयात्मदा बल। राजभर जी मुकुट और गदा भेंट करेंगे। जिनका देना है भाई केडी यादव संत कबीर नगर मुकुट देना चाहते हैं, अभी आ जाएं। भाई रमेश यादव जी, भाई महेंद्र राजभर जी, मनीष चौहान जी, जोगेश चौहान जी मऊ से, भाई पारसनाथ सोनकर चेयरमैन साहब, भाई डॉक्टर रमाशंकर विद्यार्थी सांसद जी, सर भाई माननीय जुबेर अहमद जी, अजय विश्वकर्मा जी, प्रदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके अंदर समाज की पीड़ा है, समाज की दर्द है, समाज की कसक है, ऐसे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान माननीय नरेश उत्तम साहब से चाहूंगा, श्रीमान आप आइए और माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान नरेश उत्तम जी। जनादेश महारैली के आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
इस जनादेश महारैली के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों करोड़ों किसानों, नौजवानों, गरीबों के मसीहा परम आदरणीय अखिलेश यादव जी, इस महारैली के संयोजक, हमारे पुराने साथी, पूर्व मंत्री, विधायक आदरणीय लालजी वर्मा जी, दूसरे साथी आदरणीय रामअचल राजभर जी, मंच पर बैठे हुए सभी समाजवादी पार्टी और भाई रामअचल राजभर जी, लालजी वर्मा जी के साथ लगातार काम करने वाले सभी मंचासीन नेतागण, इस महारैली में आए हुए सम्मानित किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, पत्रकार भाइयों, इस महारैली के उमड़े हुए जनसैलाब की तरफ से मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और स्वागत भाई लालजी वर्मा जी का, भाई रामअचल जी का भी करता हूं। पिछले 40 वर्षों से हम लालजी वर्मा जी, रामअचल राजभर जी लोक दल से राजनीति स्टार्ट किए थे और मुझे बेहद खुशी है कि आज हम सब लोग एक नेता माननीय अखिलेश यादव के नीचे हम समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाकर फिरका परस्त ताकतों को नेस्त नाबूद करने का संकल्प लेंगे। इन शब्दों के साथ परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भाई राम अचल राजभर जी का, लालजी वर्मा जी का स्वागत करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जय भारत, जय समाजवाद। निर्वहन कर चुके इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय लालजी वर्मा साहब से मैं चाहूंगा श्रीमान आप आवें और अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय वर्मा साहब। आज अंबेडकर नगर की धरती पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि पर सत्ता परिवर्तन जनादेश रैली के अवसर पर इस रैली के मुख्य अतिथि हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे साथी 40 वर्षों से लगातार समाज की सेवा कर रहे और विगत 35 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे आदरणीय श्री रामअचल राजभर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो 1984 में हमारे साथ हम लोग एक साथ काम कर रहे थे, भाई नरेश उत्तम जी, आदरणीय श्री बलराम यादव जी, आदरणीय श्री अवधेश प्रसाद जी, आदरणीय श्री राम प्रसाद चौधरी जी, आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्री गोपीनाथ वर्मा जी, आदरणीय श्री त्रिभुवन दत्त जी, हमारे मित्र आदरणीय श्री अतहर खां साहब, संचालन कर रहे भाई रमाशंकर जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथी भाई ललई यादव जी, उदयवीर सिंह जी, आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, मंच पर बैठे हुए जलालपुर से विधायक भाई सुभाष राय जी,
सभी सम्मानित नेतागण तथा इस अपार रैली में इकट्ठा सत्ता परिवर्तन के संकल्प लेकर आज यहां पर आए हुए अंबेडकर नगर तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस धरती पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से बने हुए इस जिले के भानुमती स्मारक पीजी कॉलेज के मैदान में यहां पर हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके जो समय देने का काम किया है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, उसके लिए मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस अंबेडकर नगर के लोग, चाहे वो हम लोगों के साथ के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आज एक साथ होकर इस बात का संकल्प लेने का काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को मिटाकर आपको अगला मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेने यहां पर इकट्ठा हुए। साथियों, मैं कोई ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। आपके बीच में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका भाषण होगा। माननीय श्री रामचल जी बोलेंगे। मैं बहुत संक्षेप में आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 7 अगस्त 1980 से सार्वजनिक जीवन में उतरकर माया त्यागी कांड में जेल भरो आंदोलन से मैंने राजनीति का शुरुआत करने का काम किया था और 1986 में पहली बार विधान परिषद का सदस्य आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, आदरणीय दुर्गा जी उस समय एमएलए थे। इन लोगों के प्रयास से मैं उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का सदस्य विधानसभा से निर्वाचित होने का काम हुआ था। 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर अपना पैर पसार रही थी तो टांडा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधानसभा में भारी बहुमत से 14,000 वोटों से जीतकर मैं विधानसभा में जाने का काम किया और लगातार विचार के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर बाबा साहब का जो सपना था, आदरणीय चौधरी चरण सिंह का किसानों के हित में जात विहीन समाज बनाने का जो सपना था, डॉक्टर लोहिया का जो नारा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, उस विचारधारा के साथ साथ आज की राजनीति में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी समाज का नारा देने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी के विचारधारा के आधार पर समाज के सभी वर्गों को हिस्सेदारी देने के लिए आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जो नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई शुरू करने का काम किया था और आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज स्थापित करने का काम किया है, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है, अपराधियों का बोलबाला करने का काम किया है, नफरत की आग फैलाने का काम किया है, उस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को मिटाने के लिए आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ आज खड़े होने का काम किए हैं। साथियों, निश्चित तौर पर आज प्रदेश के सामने अनेक समस्याएं हैं। जहां किसान महंगाई के मार से परेशान है। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि हम किसान की आमदनी दूना करने का काम करेंगे।
आज किसान की आमदनी तो दूना नहीं हुई, अलबत्ता किसान का लागत खर्च, मैं कृषि का विद्यार्थी रहा हूं और एमएससी एजी मैंने किया था, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग निकालते थे। हमने महसूस किया है कि जो कास्ट ऑफ उत्पादन लागत है आज भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण 4 गुना बढ़ाने का काम किया है। बेरोजगार नौजवानों के सामने 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा करने का काम किया था, लेकिन उस वादे पर से भी भारतीय जनता पार्टी ने मुकरने का काम किया। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और साथ ही साथ जातिगत जनगणना कराने का चाहत पूरे देश के लोगों की है, पिछड़ों की है, दलितों की है, अकलियत की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदारी न देने पावे इसलिए जातिगत जनगणना करने से कतराने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, आज आपसे अपील करना है कि ऐसे अवसर पर इकट्ठा होकर हम सब लोग एकजुट होकर आने वाले समय में नौजवानों को रोजगार देने के लिए आदरणीय अखिलेश जी में मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जो ये हमारे नेता थे, जिन लोगों ने समतामूलक समाज का, किसान की, पिछड़ों की, दलितों की भागीदारी की, महिलाओं की भागीदारी की लड़ाई लड़ी थी, समतामूलक समाज की लड़ाई लड़ी थी, उनके सपनों को पूरा करने का एक केंद्र बिंदु दिखाई पड़ रहा है और वो है श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी। इसलिए साथियों, आज हम लोगों ने ये फैसला किया है, हमारे साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए हैं। रामचल संघर्ष मोर्चा के साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए हैं। हम उनका नाम लेकर बुलाने का काम करें बहुत समय लगेगा, लेकिन जब इन जिलों से, बहराइच से भाई बलराम वर्मा जी, हमारे देवरिया से भाई सीपी पटेल जी, बाराबंकी से मुश्ताक प्रधान जी, मोहसिन जी, इसके साथ साथ हमारे इस क्षेत्र से भाई रामचल गौतम जी जो वरिष्ठ भाजपा के नेता थे, रामबच्चन गौतम जी, टांडा के वर्तमान प्रमुख जी, मोहम्मद मक्की जिला पंचायत सदस्य और नसीम शाह जैसे जिला पंचायत सदस्य सहित तमाम साथियों ने आज हमारा साथ देने का निर्णय किया है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रधान और बीडीसी सदस्यों ने भी साथ देने का निर्णय लिया है। मैं उन सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हुए पुनः आदरणीय श्री अखिलेश जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वर्मा साहब को। आप सुन रहे थे मित्रों, यह जन सैलाब इस बात का गवाही दे रहा है, यह पूर्वांचल का जन सैलाब, यह जन सैलाब आंधी ही नहीं बल्कि तूफान का रूप धारण कर चुका है। और यह तूफान, अरे मित्रों, 2022 में जोगी बाबा के कुर्सी को उठाकर हिंद महासागर में डाल देगा कि फिर उनको छूने का भी अवसर नहीं मिलेगा। बिस्मिल आजाद भगत सिंह का अब वो बलिदान कहां है? बिस्मिल आजाद भगत सिंह का अब वो बलिदान कहां है? डॉक्टर लोहिया साहब जैसा अब इंसान कहां है? अरे भ्रष्ट हो गए, बेईमान हो गए ये भाजपाई, पर बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान कहां है? बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान कहां है? श्रीमान माननीय रामचल राजभर साहब, आपको बुलाऊं? अंबेडकर नगर के जनक, राजभर समाज के आन मान शान, राजभर समाज के कुल गौरव, युवाओं के हृदय सम्राट, पूर्व कैबिनेट मंत्री, 5-5 बार के लगातार विधायक, ऐसे हमारे नेता श्रीमान रामचल राजभर जी को बुलाऊं? उन 4 पंक्तियों के साथ बुलाऊंगा कि कोटि कोटि कंठों से निकली। ध्यान देना मेरे भाइयों बहनों, भाई बहनों ध्यान देना,
कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, जन जन का दुख हरने वाला राम अचल हमारा है, जन जन का दुख हरने वाला राम अचल हमारा है। माटी के हैं लाल, माटी के हैं लाल, अरे लाल जी अखिलेश जी ने हमें बुलाया है। अरे जोगी जी अब गद्दी छोड़ो, जोगी जी अब गद्दी छोड़ो, जनता तुम्हें उत्तराखंड में भेजने के लिए ललकार रही है, ललकार रही है, ललकार रही है। श्रीमान माननीय रामचंद्र राजभर साहब, आप आइए, आइए और हम सब का हौसला अफजाई करिए। माननीय मुख्य अतिथि पर रामचंद्र राजभर साहब। साथियों, मैं अपनी बात रखूं। सबसे पहले पूरी दुनिया में इंसानियत मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, भारत की पहली महिला शिक्षिका मां सावित्री बाई फूले, आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, और जिस इस पवित्र धरती पर आज ये उमड़ा जन सैलाब डॉक्टर अंबेडकर नगर जिले में जो स्वागत करने के लिए बेताब है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और साथियों भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, बहुजन नायक, और जिन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी देकर हम जैसे राजभर ओबीसी पिछड़े समाज को आगे, वंचित और शोषित समाज को आगे बढ़ाने का काम किए थे। माननीय कांसी राम साहब सहित सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए वीर पुरुष सम्राट सुहेलदेव जी के भी चरणों में नमन बंदन करते हुए आज इस पवित्र धरती पर समाजवादी पार्टी के युवा हृदय विशाल हृदय वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का इस उमड़े जन सैलाब के तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं। और ये उमड़ा जन सैलाब, ये उमड़ा जन सैलाब, मैं ये कहना चाहता हूं, आए मेरे यूथ, आए मेरे नौजवान भाई बहनों, ये उत्साह आए तब तक न ठंडा हो जब तक एक एक वोट पोलिंग बूथ पे डलाकर और ईवीएम मशीन की रखवाली करके और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री न बना लें, ये उत्साह, ये दोहा ठंडा ना होने पाए। हमारे बीच में हैं भाई समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बहुत सम्मानित साथी माननीय नरेश उत्तम पटेल जी, और हमारे युवा साथी और मेरे दोस्तों जो अपनी 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 बात विस्तार से रख रहे थे, जो मेरे दोस्तों जनादेश, मेरे दोस्तों जनादेश महारैली के जो हमारे पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री और मेरे दोस्तों विधायक माननीय श्री लालजी वर्मा जी, और हमारे सम्मानित साथी हैं पूर्व मंत्री माननीय बलराम यादव जी, पूर्व मंत्री माननीय राममूर्ति वर्मा जी, पूर्व मंत्री भाई दुर्गा प्रसाद यादव जी, पूर्व मंत्री विधायक शैलेंद्र यादव जी, माननीय उदयवीर जी, जयशंकर पांडे दादा, और हमारे पूर्व सांसद भाई त्रिभुवन दत्त जी, माननीय सुभाष राय विधायक जी, माननीय शंखलाल माझी पूर्व मंत्री जी, माननीय हीरालाल यादव एमएलसी साहब, माननीय गोपीनाथ वर्मा पूर्व मंत्री जी, भाई अतहर खां जी, विशाल वर्मा जी, माननीय राम सकल यादव जी, और जो हमारे संगठन के युवा साथी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संचालन कर रहे भाई डॉक्टर रमाशंकर राजभर जी, भाई मिट्ठू राजभर जी, राम सेवक राजभर जी, संजय राजभर जी, हर्ष राजभर जी, रामभुवन शर्मा जी, सत्येंद्र राजभर जी, डॉक्टर अजय राजभर जी, पिंटू सिंह जी, जावेद भाई आदि सहित सारे मंच पे बैठे और सामने बैठे इस उमड़े जन सैलाब को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए, उनके चरणों में नमन बंदन करते हुए आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जो हम दोनों भाई अपमानित करके जिस पार्टी, जिस दल में हम थे, हमें 3 जून 2021 को पार्टी से निकाल दिया गया। हम दोनों भाई बड़ा प्रयास किए कि हमारे भी पक्ष सुन लिया जाए, हमारी भी बात सुन लिया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, हमें वो मौका
नहीं मिला। मैं इस उमड़े जन सैलाब को बताना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं कि मेरे ऐसे सर्व समाज के भाई बहनों, रामचल अकेला नहीं है। रामचल के सामने एक तूफान खड़ा है इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दल में था उस दल के शीर्ष नेताओं का कहना था कि नेता निकाले जाते हैं, जनता नहीं। लेकिन मैं उसी उमड़े जन सैलाब को धन्यवाद देते हुए बताना चाहता हूं, रामचल राजभर अकेला एक ऐसा पूर्व मंत्री विधायक है। मेरे दोस्तों, मेरे निकाले जाने के बाद मेरे दोस्तों थोक के भाव बड़े पैमाने पे, चाहे वो जौनपुर हो, बलिया हो, चंदौली हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, देवरिया हो, और मेरे दोस्तों अयोध्या हो, सुल्तानपुर हो, संत कबीर नगर हो, बस्ती हो, तमाम जिले के लोगों ने, बहराइच के लोग हैं, उन्होंने मेरे दोस्तों रिजाइन देने का काम किया है बीएसपी से। और केवल यूपी ही नहीं, वेस्ट बंगाल से लेके आए मेरे दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और बिहार के लोगों ने भी बड़े पैमाने पे इस्तीफा देने का काम किया। मैं 20 साल जिस दल में था, मैं अपने परिवार को छोड़कर पार्टी को नंबर 1 पे रखा। और मेरे दोस्तों, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मैं ये बताना चाहता हूं, अपनी पीड़ा लेकर आया हूं। दोस्तों, मेरे दोस्तों भूल गई, अरे मेरे दोस्तों क्या क्या नहीं हुआ है। मैं तो मूवमेंट का पक्का सिपाही, ईमानदार सिपाही था। 1996 में जब मेरे दोस्तों यहां से घनश्याम चंद खरवार चुनाव लड़ रहे थे, मेरी पत्नी का, अरे मेरे दोस्तों बीमार थी, बड़ी दिक्कतें थी, इलाज चल रहा था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। लेकिन मेरे दोस्तों, प्रचार के दौरान संजय राजभर का फोन आता है कि पापा, मां की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी लखनऊ चले आओ। इसके बाद भी मैंने दोस्तों 2 मीटिंग एड्रेस करके 6:45 बजे लखनऊ, अकबरपुर से लखनऊ के लिए जाने का काम करता हूं। और 2:11 में मेरी पत्नी का देहांत होता है। 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट कराकर 8:30 बजे तक गांव लाकर और दफनाकर, एक दिन भी मैं अपनी पत्नी के दुख में घर नहीं बैठा। सर पे कफन बांधकर भाई घनश्याम चंद खरवार को एमपी बनाने का काम किया। और मेरे दोस्तों, हमें बिना हमारा पक्ष सुने हमें पार्टी से निकाल दिया गया। आज हमारी बेटी लाश की तरह है। महाराष्ट्र का प्रभारी था, बीमार थी, सीरियस थी, घर से फोन जाता है। मैंने नेता से निवेदन किया तो हमारी नेता ने कहा मूवमेंट पिछड़ जाएगा, मिशन पिछड़ जाएगा, कारवां पिछड़ जाएगा, घर वालों को कह दो कि मेरे दोस्तों मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा के इलाज करा दे। आज लाश की तरह पड़े हैं। मेरा छोटा भाई राम सकल का जब एक्सीडेंट होता है, मैं नागपुर में कैडर दे रहा था महाराष्ट्र में, उस समय मैंने अपने दल के नेता से पूछा, भाई सीरियस है? नेता ने वही बात दोहराई। उन्होंने कहा, मैं त्रिभुवन दत्त, हमारे गवाहकार बैठे गवाही दिए हैं, ये त्रिभुवन दत्त को मैं बोल देती हूं, त्रिभुवन दत्त उसको एडमिट कराकर तुम्हारे भाई का इलाज करेगा। और मैं अपने परिवार के लिए जेल नहीं गया। आज उमड़े जन सैलाब से कहना चाहता हूं, मैं अपने परिवार के लिए जेल नहीं गया, मैं उस दल के नेता के लिए जेल गया। मेरे दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। और बड़े बड़े कार्यक्रम करके मैंने ओपिनियन लिया अपने समाज के साथ साथ पिछड़े समाज के लोगों से। मैंने निवेदन किया, प्रबुद्ध जन संगोष्ठी करने का काम किया, राय लिया। तो मेरे दोस्तों, पहला कार्यक्रम 18 जून को उस पवित्र धरती, भगवान गौतम बुद्ध की पवित्र धरती पर, जहां 2500 साल पहले 5 अपने अनुयायियों को लेकर उपदेश देने का काम किया था, सारी दलों की निगाहें उस कार्यक्रम में था। लेकिन मेरे दोस्तों, जब मैंने अपने समाज के बुद्धिजीवियों से मैंने निवेदन किया, आप क्या चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा, जो हमारी लड़ाई बहुत दिनों तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रही है कि राजभर भरपतवा को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की, मेरे दोस्तों तमाम लेटर लिखा गया। नियम 56 में 28 फरवरी को मैंने उठाया और नियम 51 में मेरे दोस्तों 19 अगस्त को मैंने उठाने का काम किया। इतना गोलमोल सरकार ने जवाब दिया, हम अनुसूचित जनजाति की मांग कर रहे हैं और शोध संस्थान वाले सरकार यहां से अनुसूचित जात के लिए भेजते हैं। और जब वहां रजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार के पास जाता है तो मेरे दोस्तों वो जो है खारिज हो जाता है। ये हमारी पहली मांग है। अगर ये किसी कारण नहीं हो पाया, ये तो केंद्र का मामला है,
लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं इस उमड़े जनसैलाब की तरफ से कि जो विमुक्त जात को हमें सर्टिफिकेट मिलती है कहीं नहीं मिलता, लेकिन शिक्षा दीक्षा में आप स्पेशल जो है पैकेज देने का काम करेंगे, जिससे राजभर समाज सहित जो पिछड़ा अति पिछड़ा है उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए। मैं और आगे बहुत लंबी बात ना करते हुए मैं जरूर बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मैंने पीएम को भी चिट्ठी लिखी, मैंने अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी, मैंने जनजाति कार्य मंत्री को भी चिट्ठी लिखी, मैंने श्री आदित्यनाथ को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन मेरे दोस्तों जो केंद्र में मैंने चिट्ठी लिखी थी उसका जो हमारे पास आंसर आया है उत्तर, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि लखनऊ शोध संस्थान वाले अनुसूचित जनजाति के लिए प्रस्ताव नहीं भेज रहे हैं। तो मेरे दोस्तों इसलिए हमारा वो मामला जो है खटाई में डाल दे रहे हैं और मामला हमारा दब जाता है। और मेरे दोस्तों हम लोग जब थक गए, लगते लगते कि अब होगा नहीं हुआ, मैं केवल विमुक्त जात के लिए स्पेशल कोटे की मांग कर रहा हूं शिक्षा दीक्षा के लिए। और ये हमारा उमड़ा जनसैलाब ने कहा रामचल, अरे जिस पार्टी में 38 साल थे, जिस विचारधारा से जुड़े थे, उसी विचारधारा से जुड़ता आए मेरे दोस्तों समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी में हमने फैसला लिया कि मेरे दोस्तों इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो डबल इंजन की सरकार है, अगर 2022 में आए उमड़े जनसैलाब के मेरे भाई बहनों, सर्व समाज के भाई बहनों, जिस तरह आज आपने अंगड़ाई ले लिया है, चारों तरफ जाम हो गया है, प्रशासन जो है मेरे दोस्तों बिलवाई में रोक दिया, दोस्तपुर में रोक दिया, फुलवरिया रोक दिया, तमाम जो है हमारी साधन जो बस और जो 4 व्हीलर आ रहे थे उसको रोकने का काम किया था। तो मेरे दोस्तों मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं कि हम जो है बहुजन समाज पार्टी के सिपाही थे, हम अनुशासित हैं। अगर आप कहेंगे जमीन पे बैठ जाएंगे, अगर आप नहीं कहेंगे न लड़ो, तो रामचल राजभर आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए ख्वाहिश नहीं है कि मैं दोबारा विधायक बनूं। लेकिन ये जो उमड़ा जनसैलाब है, जो रामचल राजभर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में जो इस जनादेश महारैली में जो बहुत जन समर्थक आए हैं, उनकी चाहत है या तो मानवर कांसी राम साहब ने हमें भागीदारी दी, चाहे राजभर हो, पाल हो, गड़रिया हो, बिंदो मल्लान निषाद हो, प्रजापति हो, नाई हो, गड़े और मेरे दोस्तों कुर्मी यादव को तो सब लोग देते हैं, और पिछड़ा धोबी हो, खटिक हो, उन्होंने भागीदारी दी थी। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन कर रहा हूं कि मुझे भागीदारी के तहत अरे मेरे दोस्तों पिछड़े अति पिछड़े के साथ साथ राजभारत समाज को भी 2022 में भागीदारी देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आपका ये मेरे दोस्तों उमड़ा जनसैलाब वो बात सुनना चाहते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों में एक चीज और कह के फिर आपसे, मैंने कितना त्याग, समर्पण, कुर्बानी, वफादारी की, और ऐसे इसे हदने से वर्कर को 1 मिनट का मौका नहीं मिला। और ये जो है हृदय दिल विराट जिनके अंदर कितनी क्षमता है कि छोटे भी वर्कर को गले लगा लेते हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, मैं बधाई दे रहा हूं अब समाजवादी पार्टी के युवा वर्करों, भाई बहनों, अरे अपने भैया को, अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को आने वाले 2022 में पूरी दमदारी के साथ आपको जो है सत्ता पक्ष से सावधान रहकर, क्योंकि चुनाव आयोग भी उन्हीं का है, हमें हर तरीके से संघर्ष करना होगा। आप भैया को तब मुख्यमंत्री बना पाओगे जब भी चुनाव आयोग वोट बढ़ाने का प्रतीक्षा जो सूची है बनाने का, जो हमारे युवा दिल, जो हमारे नौजवान भाई बहन 18 साल के ऊपर हो गए हैं, वो अपने वोट को बढ़ाने का काम करेंगे, और जो जिनका वोट कट गया है उनको भी बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों एक 38 यानी 140 हो गया है। और मेरे दोस्तों कुछ बातें रखते हुए फिर मैं आपसे विदा और रजा लेना चाहता हूं। मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मुझे व्यक्ति तमाम लालच दिए हैं, कौन? जो दूसरे दल के लोग हैं, मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जवाब दिया था रामचल मर सकता है, रामचल का सर कलम हो सकता है, लेकिन रामचल राजभर बिकने वाला नहीं है। और जो लोग सोच रहे हैं कि रामचल विधायक मंत्री बनने के लिए आ रहा है, मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं डबल इंजन की सरकार, हमें और माननीय लालजी वर्मा को कैबिनेट मंत्री देना चाहते थे, हमारे बेटे को राज्यसभा में भेजना चाहते थे। मैंने कहा कि मेरे ये बेटा ये जो है
टूटने और झुकने वाला नहीं है। यह इसी नाम पे संघर्ष मोर्चा बना है और आज इसी संघर्ष मोर्चा के बदौलत ये जो उमड़ा जन सैलाब है, हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत छोटे बड़े नेता बैठे हैं, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री बैठे हैं, उनका भी मैं सम्मान करते हुए ये जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, ये भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं, महंगाई दूर करने की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में फेल हो गई है। अरे मेरे नौजवानों, अगर आप अंगड़ाई नहीं लेंगे, ये संविधान बदल देंगे। आरक्षण निष्क्रिय कर दिए हैं, बड़े बड़े विभागों को प्राइवेट सेक्टरों में दे रहे हैं। हमारा बेटा बेटी आरक्षण के बाद भी नौकरी पाने वाला नहीं है, आरक्षण के बाद भी नौकरी पाने वाला नहीं है। बहुत बड़ी साजिश हो रही है, हर हाथ को काम चाहिए, आज हर हाथ को काम नहीं मिल रहा। शिक्षा की क्या, दवाई की क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये बड़े ईमानदार बनते हैं। ईमानदार बनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, संवैधानिक पद पर बैठे माननीय सतपाल मलिक, पूरा देश जानता है वो राज्यपाल थे, और गलत फाइल कराने के लिए माननीय मलिक जी, जो हमारे ये जो सतपाल मलिक जी हैं, राज्यपाल थे। 300 करोड़ रुपया का अभर था, लेकिन मैं बधाई दे रहा हूं उस ईमानदार राज्यपाल को, उन्होंने ठुकरा दिया। आगे क्या हुआ आप जानते हैं, वो कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आखिरी निवेदन करते हुए कि मेरे दोस्तों, इस डॉक्टर लोहिया जी के पवित्र धरती पर और अंबेडकर जी के आखिरी दौर में चाहते थे, जरा और आखिरी बार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा बी आर अंबेडकर जी के आखिरी दौर में चाहते थे कि वो दलित पिछड़ों के कल्याण के लिए मिलकर काम करें, लेकिन दुर्भाग्य था अंबेडकरवादी को, लोहिया के कारवां को आगे ले जाने वाले, डॉक्टर लोहिया जी की विरासत को संभालने वाले के साथ साथ काम करने का आदेश दिया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आजीवन डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया जी के कारवां को आगे बढ़ाता रहूंगा और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं काम करता रहूंगा। इसी कड़ी में राइस मिलर, रोजगार सेवक, अटेवा पेंशन बचाओ मंच, तमाम लोगों ने विज्ञापन दिया है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपते हुए और आखिरी निवेदन करना चाहता हूं, ऐ मेरे युवा साथियों, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो, और जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, एमएलसी, छोटे बड़े पदाधिकारी, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, अरे मेरे दोस्तों, अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकता हूं कि आपके और माननीय मुख्य अतिथि जी के बीच दीवार नहीं बनूंगा, वस्तुतः 30 सेकंड में अपनी बात को समेट लूंगा कि हमें दुनिया के ईदों से भला क्या वास्ता गालिब, हमें दुनिया के ईदों से भला क्या वास्ता गालिब, डॉक्टर रमाशंकर राजभर बिक जाए, श्रीमान मुख्य अतिथि जी ईद हो जाए, श्रीमान मुख्य अतिथि जी ईद हो जाए, ईद हो जाए। माननीय मुख्य अतिथि जी को बुलाऊं। माननीय रामचंद्र राजभर जी के विचार को आप सुन रहे थे, आपकी पीड़ा, आपकी दर्द चेहरे से झलक रही थी। श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, सचमुच राजभर समाज, वह समाज इतना दुखी है, इतना कमजोर है कि शिक्षा में जरूर कमजोर है, आर्थिक रूप से जरूर कमजोर है, लेकिन दिल से वह कमजोर नहीं है। इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि जिस प्रकार से हमारा दलित भाई, जिस प्रकार से बाबा साहब के कृत्यों के कारण आज प्रत्येक हमारे दलित भाई के घर में बाबा साहब की तस्वीर दिखाई पड़ती है। जैसा श्रीमान रामचंद्र राजभर साहब ने कहा कि साहब, अगर हमारे समाज को स्पेशल पैकेज देकर के
आर्थिक रूप से, शिक्षा में अगर आप गुणात्मक परिवर्तन करेंगे, हमारा समाज गरीबी से ऊपर उठेगा। तो जिस प्रकार से बाबा साहब की तस्वीर दलित के घरों में लगती है, उसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी तस्वीर राजभर समाज के घरों में लगेगी, राजभर समाज के घरों में लगेगी। यह कहते हुए श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जब आप एक बार मुस्कुराते हैं, जब एक बार आप मुस्कुराते हैं, तो करोड़ों जीवाओं के दिल खिल उठते हैं। ऐसे में मैं कहूंगा, सादगी सरलता के वैभव हैं श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सादगी सरलता के वैभव हैं श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अरे समाजवादी पार्टी के चमन के सौरभ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। कोई गुना नहीं, शब्दकोश नहीं। इस जनादेश महारैली में उपस्थित जनादेश महारैली में यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं कि पूरा का पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है। जहां ये मंच है हमारा, और आखिरी तक पूरा का पूरा मैदान भरा है, पंडाल भरा हुआ है। पंडाल के बाईं ओर मैं देख रहा हूं, जो लोग जहां बन सकते हैं खड़े हैं। एक और छोटा पंडाल है बाईं तरफ, जहां में बड़ी संख्या में माताएं, बहनें दिखाई दे रही हैं, बेटियां दिखाई दे रही हैं, भरा पड़ा है। जहां जगह मिली है, नौजवान खड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे। जहां तक दिखाई दे रहा है। इसलिए जनादेश महारैली को सफल बनाने के लिए मैं एक एक उपस्थित साथी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ आज जिनके हमारे साथ आने की वजह से इतना उत्साह जोश है, आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जो समर्थन जुट रहा है, मैं सबसे पहले रामअचल राजभर जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, और साथ ही साथ लालजी वर्मा जी। ये तो हमारे साथ जब से जुड़े हैं, मैं ये कह सकता हूं कि अंबेडकर नगर में और आसपास के क्षेत्र में अब बचने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जब त्रिभुवन जी आ गए हों, त्रिभुवन जी पहले ही आ गए थे, त्रिभुवन दत्त जी, रामअचल राजभर जी, लालजी वर्मा जी, और बगल के जिले के राम प्रसाद चौधरी जब साथ खड़े हैं, तो बताओ सफाया होगा कि नहीं होगा? और ये जन सैलाब कोई ऐसा वैसा जन सैलाब नहीं है। ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये इतिहास लिखने का काम करेगा।
ये जन सैलाब इतिहास लिखने का काम करेगा। और मैं तो कहता हूं कि अभी मैं सुन रहा था भाषण में सुन रहा था, मैं अभी भाषण सुन रहा था कि क्या क्या हो रहा है, कैसी सरकार चल रही है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, इस बार चुनाव में पिछड़ों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होके रहेगा। इसलिए मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, मंच पर उपस्थित रामअचल राजभर जी, लालजी वर्मा जी, राममूर्ति वर्मा जी, त्रिभुवन दत्त जी, शैलेन ललई जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदि दुर्गा यादव जी, बलराम यादव जी, अवधेश प्रसाद जी, पूर्व में रहे मंत्री शंखलाल मांझी जी, जय शंकर पांडे जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष राम सकल, विशाल वर्मा जी, अतर खां साहब, विधायक सुभाष राय जी, एमएलसी हीरालाल जी और हमारे साथ आए कमलाकांत पप्पू राजभर जी। मंच पर बड़ी संख्या में समाजवादी साथी हैं। पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा जी हैं, गोपीनाथ वर्मा जी, अभय सिंह जी, एवाज से लेकर के सिद्धार्थ और बड़ी संख्या में समाजवादी साथी जो मंच पर हैं, दूसरे मंच पर भी हैं। बहुत सारे जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। सभी हमारे नेता साथी, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं है, सभी हमारे समाजवादी साथी। और इस रैली का संदेश केवल अंबेडकर नगर में नहीं जा रहा है। ये अंबेडकर नगर के लोग तो आए हैं, दूसरे जिले के नहीं आए हैं। ये अंबेडकर नगर का संदेश केवल अंबेडकर नगर का नहीं है, यहां से संदेश जा रहा है पूरे देश में, प्रदेश में। और जब इस धरती पर आए हों, जिस जिले का नाम अंबेडकर नगर हो और इसी धरती से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया निकले हैं, ये दोनों ऐसे महापुरुष हैं, अगर इनकी विचारधारा के रास्ते पे निकल चलें तो जो सपना देखा था हमारे पूर्वजों ने, ये दोनों विचारधाराएं हमारे भारत के सपनों को पूरा कर सकती हैं। जहां हमें जाति धर्म में लोग बांट रहे हैं, जाति धर्म में अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, वहीं अगर हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को समझेंगे तो उन्होंने पूरे देश को एक कर करके एक ऐसा संविधान दिया, अगर उस संविधान पे चलें तो जो समता मूलक समाज का सपना देखा था उसको पूरा किया जा सकता है। आज जरूरत है इन दोनों की विचारधाराओं का। और अभी कुछ दिन पहले कोशिश की थी मैंने कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा एक हो जाए। ये दोनों नेता चाहते थे परिवर्तन हो, जिन्हें हजारों साल से निराश किया गया, जिन्हें भेदभाव में जीना पड़ा, उन लोगों के सम्मान के लिए कुछ किया जाए। वो कोशिश थी समाजवादी लोगों की, लेकिन उस कोशिश में हम लोग सफल नहीं हुए। लेकिन मैं कह सकता हूं, जिस समय से लगातार लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, दूसरे दलों को छोड़ करके आ रहे हैं, मैं अपने मंच पर बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप निराश न हो। आपने जीवन लगा दिया जिस विचारधारा को मजबूत करने के लिए। आपने अपने व्यक्तिगत चीजों को नहीं देखा। अगर आपको पसीना बहाना पड़ा, आपने पसीना बहाया। आपको त्याग करना पड़ा, त्याग करके दिखा दिया।
अगर कहीं खून भी देना पड़ा तो खून दे दिया, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं आज आप समाजवादी लोगों के साथ हैं। जो सपना आपने देखा था उसको पूरा करने के लिए हम समाजवादी लोग आपको सम्मान देने का काम करेंगे। मुझे याद है अंबेडकर नगर बहुत काम हुए समाजवादी सरकार में। ये टांडा में जो बिजली का घर बना है बड़ा खड़ा है, ये नहीं लग पा रहा था। उस समय मंत्री जी और उनके क्षेत्र का शंखलाल मांझी जानते होंगे, जो एनटीपीसी के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो आए थे। उन्होंने कहा कि हम जमीन नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से ये बिजली का कारखाना नहीं लग पा रहा है। उस समय प्रयास किया और प्रयास का परिणाम यह हुआ कि समाजवादी सरकार में आसपास का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लग करके खड़ा हो गया। ये हमारे राममूर्ति वर्मा जी जानते होंगे, जिस विभाग के मंत्री थे उस विभाग ने विभाग को सुधारने का काम किया। जहां उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में नंबर 1 है और समाजवादी सरकार में कारखाने लगने लगे थे। अमूल उत्तर प्रदेश आना चाहता था, कोई मौका नहीं मिल रहा था। समाजवादी सरकार बनी और यही राममूर्ति वर्मा जी मंत्री थे। हम लोग अमूल का कारखाने उत्तर प्रदेश में लाने के साथ साथ जो आपका अमूल से पुरानी संस्था है पराग को भी जिंदा करने का काम समाजवादी लोगों ने कर करके दिखाया। न केवल दूध का उत्पादन बढ़े बल्कि हमारे गाय को, जानवरों को पौष्टिक आहार कैसे मिल जाए उसको बनाने का भी कारखाना आपके अंबेडकर नगर में लगने का काम हुआ है। बिजली का काम, अगर सब स्टेशन लगाने का काम किसी साथी ने दिया होगा तो सब स्टेशन लगे हैं। हमारे मंच पे बैठे नेता और जनता जानती होगी जिसके गांव के आसपास सब स्टेशन लगा है। बड़ी संख्या में सब स्टेशन लगना शुरू हो गए और एम्बुलेंस जो 102, 108 एम्बुलेंस है, जब कभी किसी गरीब की जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस की तो वो फोन मिलाता है, उस एम्बुलेंस से मदद लेता है। ये समाजवादी सरकार की देन है। न केवल एम्बुलेंस से मदद मिल रही है, फोन पर एम्बुलेंस आ रही है, बल्कि दुनिया की बेहतरीन व्यवस्था भी समाजवादी लोगों ने चालू करने का काम किया था। 100 नंबर मिलाते थे, पुलिस मदद पे पहुंच जाती थी। वो इंतजाम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने कर करके दिखाया। लैपटॉप भी बंटना शुरू हो गया था। जो बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं उनकी मदद के लिए भी समाजवादी लोग आगे आकर के खड़े हो गए थे और बड़ी संख्या में नौजवानों को लैपटॉप बांटने का काम शुरू हो गया था। ये जिला है हमारे बुनकर भाइयों का। हमारे बुनकर भाई जानते होंगे, नेताजी ने जो बिजली का इंतजाम किया था कि उनको फिक्स रेट पे बिजली उपलब्ध होगी। जो काम शुरू हुआ था नेताजी की सरकार में, किसी सरकार ने नहीं रोका। वो काम और आगे बढ़ता चला गया। समाजवादी सरकार में और सहूलियत देने का काम हुआ, उनकी मदद हुई। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन्होंने उस इंतजाम को भी बंद कर दिया। अब आज फिक्स रेट हमारे बुनकर भाइयों को नहीं मिल रही है। धान खड़ा है खेतों में, सरकार कह रही थी आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन बताओ धान की आय कितनी हो रही है? कोई खरीदने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जहां सरकार हमारे किसानों की नहीं मदद कर रही, वहीं राइस मिल मालिकों की भी कोई सुध नहीं ले पा रहा है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, इन बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं आपके सामने क्योंकि समाजवादी लोगों ने काम कर करके दिखाया था। समाजवादी लोगों ने जनता को जोड़ करके जनता के बीच में खुशहाली कैसे आए उस दिशा में काम करना शुरू किया था। और जब से ये सरकार आई है, जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, इसने जहां अन्याय बढ़ाया है वहीं हमारे किसानों को धोखा देने का काम किया था। किसान जो हमारी रीढ़ है,
किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था को संभालता है, किसान जो हमारा अन्नदाता है, किसान जो हमें कपड़े पहनने को देता है, किसान जो हमारा पेट भरता है, उसके साथ धोखा और उसके साथ अन्याय अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कौन नहीं जानता कि किसान को कुचल दिया गाड़ी से? क्या हमारे लोग किसान भाई क्या ये बात भूल जाएंगे कि गाड़ी से कुचल दिया गया? और 2 डबल इंजन सरकार ने नहीं, 3 इंजन वाली सरकार ने कुचलने का काम किया। दिल्ली की सरकार, यूपी की सरकार और जो लखीमपुर में हैं मंत्री जो सरकार के हैं, 3-3 इंजनों ने किसान को कुचलने का काम किया। किसान को अभी न्याय नहीं मिल पा रहा है और जब तक ये सरकार में रहेंगे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि किसानों को न्याय मिल जाएगा। बताओ किसान भाइयों, आपसे वादा किया था कि आपकी आय 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या हमारे किसानों की आय 2 गुनी हो गई है? यही बीजेपी के लोग लाल सिलेंडर बांट रहे थे गांव में जाकर के। उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर दिए गरीबों को, हर गरीब को सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर बांटे जा रहे थे। बताओ आज सिलेंडर की कीमत क्या है? जो उज्ज्वला योजना है, महंगाई के कारण उज्ज्वला योजना बन गई। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कभी कभी लाल रंग से घबराते हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी लाल रंग से घबराते हैं। और जब से सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, बनता हो जनता गुस्से में है कि नहीं है? और हमारे मुख्यमंत्री जी महंगाई कम करने के लिए हो सकता है सिलेंडर का नाम बदल दें या रंग बदल दें इसका। कौन भरवा पा रहा है सिलेंडर? यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि गरीब को हम हवाई जहाज में ले जाएंगे। चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जा सकता है। पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया। अब आपकी मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती है, वो फैसले ले रही है सरकार। खाद महंगी, डीएपी मिल नहीं रही। जो इंतजाम सरकार को करना चाहिए सरकार नहीं कर पा रही। क्या सरकार के हाथ में नहीं है चीजें? सरकार के हाथ में चीजें हैं। जब से हारे तब से कीमत नीचे आने लगी है। अभी कुछ प्रदेशों में हारे हैं, कीमतें नीचे आ गई हैं। उत्तर प्रदेश में हार जाएंगे तो कोई कीमतें और नीचे आ जाएंगी। इसलिए चुनाव जहां आपका हमारा है, वहीं महंगाई को भी नीचे लाने का है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी आए तो हो सकता है टांडा के बड़े हुए प्लांट का नाम ना लें। टांडा में बिजली का कारखाना लगा है। हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा पत्रकार साथियों कि ये कौन सा प्लांट लगा है। हो सकता है वो नाम ले दें, लेकिन आपसे नाम नहीं बोलेंगे। ये प्लांट 660 सुपर क्रिटिकल लगा है, 1 यूनिट का। ये बिजली दे रही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बताओ गरीबों, बिजली का करंट लगा कि नहीं लगा? बिजली का करंट लगा है कि नहीं लगा है? बिजली महंगी हो गई कि नहीं महंगी हो गई? ये जब बिल आता है तो हमारे गरीब
सब स्टेशन बनाए, वहीं अगर हमें गरीबों को कोई राहत देनी पड़े तो राहत देने का काम करेंगे। जहां बुनकरों को वैसी की वैसी व्यवस्था देंगे, वहीं हम अपने गरीबों को और मदद करने का और राहत देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, उस संविधान से हमारा देश चले, उस संविधान से हमें हक और सम्मान मिले। इन्होंने गरीबों से वोट लिया, बीजेपी के लोगों ने उद्योगपतियों से नोट लिया और जो हमारी सरकारी संपत्ति थी उन पर चोट पहुंचाने का काम किया और एक एक कर करके उन सरकारी संपत्तियों का बेचने का काम हो रहा है। तो सोचो, ये सरकारी संपत्ति जब बिक जाएंगी तो जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने सपना दिखाया था, जो अधिकार की बात थी, हक की बात थी, वो हक और सम्मान कौन देगा हमें और आपको? इसलिए संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और जब सबसे ज्यादा जनता को जरूरत थी मदद की, यही सरकार में बैठे हुए लोग, जब गरीब और हमारे किसान, गांव में रहने वाले लोग, जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, इस सरकार ने उनको अनाज छोड़ने का काम किया था। याद कीजिए वो कोविड का समय, जिस समय लॉकडाउन था, कोई निकल नहीं सकता था। कोई अगर निकलता था तो उसे लाठी मार करके घर में भेज दिया जाता था। लोगों को अपमानित कर रहे थे और सरकार की जो कोशिश थी कि सरकार जो मदद करे, उस मदद में सरकार सामने नहीं आई। हमारे तमाम गरीब, जिन्हें दवाई मिल जाती समय पर, अस्पताल में बिस्तर मिल जाता समय पर और समय पर ऑक्सीजन मिल जाती, तो हमारे गरीबों की जान नहीं जाती। बड़े पैमाने पर लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया, जिसके कारण न जाने कितने लोगों की जान चली गई। जान गई लोगों की, और केवल जान ही नहीं गई, जिन लोगों को सम्मान से अपने परिवार का दाह संस्कार करने का मौका मिलता, उन लोगों को वो इंतजाम भी सरकार नहीं दे पाई। न जाने कितने लोगों को गंगा में ऐसे ही बहा दिया गया, लाशें बहा दी गईं। दुनिया में अगर किसी ने बदनामी कराई है भारत की, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारत की बदनामी कराने का काम किया है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ये झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं, ये गरीब पिछड़ों को धोखा दे करके सरकार में आए हैं। इन्होंने 5 साल जो अभी हो जाएंगे उसका हिसाब किताब नहीं देना चाहते हैं। आज भी ये सरकार शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, और 4.5 साल बनने के बाद भी, इतना समय गुजर जाने के बाद भी ये अपना काम नहीं उद्घाटन कर पा रहे हैं। जो काम समाजवादियों ने शुरू किए थे, जो काम समाजवादियों ने दिए थे, वही उद्घाटन हो रहे हैं। सुनने में आ रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। हालांकि यहां से थोड़ा दूर है, लेकिन पूर्वांचल के सबसे बड़े विकास का रास्ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो गाजीपुर, आपका आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ को जोड़ता है। यह सबसे बड़ी सड़क समाजवादियों ने दी, वो बन करके तैयार है, बन करके तैयार है। सुना है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये सड़क, ये प्रगति की, विकास की, खुशहाली की सड़क है, जो समाजवादियों ने सपना देखा था। समाजवादी सरकार होती तो कम समय में पूरा हो जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में भी उतनी अच्छी सड़क नहीं बनाई जितनी आगरा से लखनऊ सड़क अच्छी बनी है। हम तो उस पे भी चले हैं।
आगरा लखनऊ सड़क पे भी चले होंगे लोग, और ये लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक सड़क है, उस पे भी लोग चले होंगे। आगरा लखनऊ सड़क इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी बनी है कि अगर उस सड़क पर आप पानी का गिलास लेकर के चलोगे और अगर चाय पीते हुए जाओगे तो 100 की रफ्तार से भी आपके गिलास का पानी नहीं गिरेगा, चाय के कप से पानी नहीं हिलेगा। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने जो सड़क बनाई है, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, इसको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं है, रफ्तार अगर आपने बढ़ा दी, अगर आपने रफ्तार अपनी गाड़ी की बढ़ा दी, तो हो सकता है कमर दर्द कर जाए और पेट दर्द कर जाए, वापसी में आपको डॉक्टर से इलाज कराना पड़ जाए। और गलती से अगर आपने कप चाय का ले लिया, पानी का गिलास ले लिया, तो हो सकता है आपको अपने कपड़े बदल करके जाना पड़े, दोबारा आप कपड़े उनको नहीं पहन पाओगे। मैं कहना चाहता हूं सरकार के लोगों से, जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां बुलडोजर नहीं चलाया। अगर सड़क पर सही तरीके से बुलडोजर चला होता तो सड़क आगरा लखनऊ से भी बेहतरीन होती। मैं जानना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री को बड़ा शौक है बुलडोजर चलाने का। जिस समय बुलडोजर चलना था सड़क पर, आप बुलडोजर नहीं चला रहे थे, क्या कर रहे थे ये पता ही नहीं है। क्या कर रहे थे पता ही नहीं है। और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता, और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता, तो आगरा लखनऊ से बेहतरीन सड़क होती हमारे पूर्वांचल के लोगों की, लेकिन आपने बुलडोजर वहां नहीं चलाया। ये हमारे कमाल के मुख्यमंत्री जी हैं, जहां जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। हमारे मुख्यमंत्री कमाल के हैं, जो काम जहां करना चाहिए वो नहीं करते, जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं। आज हमारे नौजवानों का भविष्य बनाने का समय है, इन नौजवानों के सपने पूरे होने का समय है, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री नौकरी रोजगार की तरफ नहीं देख रहे। समय बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, हमारे नौजवानों के हाथ में है, आज मोबाइल है उनके हाथ में। समय बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, काम करने का तरीका बदल गया है, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री आज भी धुआं उड़ा रहे हैं। अपने संकल्प पत्र में लिखा था उन्होंने कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, डाटा दे देंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज को वाईफाई कर देंगे। हम जानना चाहते हैं, इतना समय गुजर गया है, ना आपने लैपटॉप दिया, ना वाईफाई किया, ना डाटा दिया, और अब कह रहे हैं कि टैबलेट देंगे। हम पूछना चाह रहे हैं, 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कौन सी टैबलेट बट रही थी? इसलिए जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं। आज मोबाइल से दुनिया की जानकारी हासिल की जा सकती है, आज मोबाइल से हम दुनिया के बारे में जान सकते हैं। पूरी दुनिया सिकुड़ करके मोबाइल पे आ गई है। हमारे नौजवान जानते हैं, जो थोड़े बहुत संपन्न हैं, वो मोबाइल से ही कारोबार कर लेते हैं, कुछ सामान मंगा लेते हैं। अगर कस्बे हैं, बड़े कस्बे हैं, वहां पर मोबाइल से फोन करना नहीं है, केवल संदेश भेजना है, और आपको खाने से लेकर के सब चीजें उपलब्ध हो जा रही हैं। ये परिवर्तन आया है, चीजें बदली हैं। इसलिए नौजवान साथियों, आपका मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो जो लैपटॉप चलाना नहीं जानता, क्योंकि लैपटॉप चलाना नहीं जानता इसलिए उन्होंने लैपटॉप बांटने का नहीं काम किया।
कौन मान लेगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? अरे हम तो कहते हैं एक दिन हो जाए, लैपटॉप लेकर के आओ, बुलडोजर लेकर के मत आओ, लैपटॉप लेकर के आओ। और हम तो समाजवादी लोग हैं, लैपटॉप भी चला लेंगे और समय पड़ेगा तो बुलडोजर भी चला लेंगे। इसलिए नौजवान साथियों, आपके भविष्य का चुनाव है। आपका भविष्य कैसे बेहतर बने? नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हम जाते हैं दिल्ली में, बड़े बड़े विज्ञापन लगे, नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया। दिल्ली के लोग समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल गई है, रोजगार मिल गया है। बताओ नौजवान साथियों, अंबेडकर नगर के लोगों, इनका कौन सा बड़ा काम है जो आपके जिले में हुआ है? कौन सा बड़ा फैसला है जिससे आपका जीवन बदला है? दिल्ली में तो लगा दी होर्डिंग कि नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गए। बताओ नौजवानों, खड़े हो कि तुमको नौकरी और रोजगार मिल गया। ये आपके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके सपनों को मार रहे हैं, आपके भविष्य से खिलवाड़ हो रही है। बताओ इस भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया करोगे कि नहीं करोगे? और हमारे बुनकर भाइयों, आपकी बिजली महंगी कर दी, बिजली का बिल आ रहा है, करंट लगता है, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ये जो महंगाई बढ़ी है, खाद की, डीएपी की, सिलेंडर की, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और हमारे अटेवा वालों, बताओ तुम्हारी पेंशन को खत्म करने वाले कौन लोग हैं? किन्होंने खत्म की थी? बताओ, आवाज नहीं आ रही है। बताओ किसने खत्म की थी तुम्हारी पेंशन? बताओ उसका सफाया करोगे कि नहीं करोगे? जहां हम गरीबों को राहत बिजली की देंगे, वहीं हम इनकी भी मदद करने का काम करेंगे। ये पेंशन वाले के रास्ता निकालेंगे। क्या कर सकते हैं हम लोग? इसलिए भविष्य का चुनाव है आपका भी। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया इन्होंने, उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया इन्होंने। आज उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ रहा है। जो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने डबल इंजन की सरकार वालों ने सरकार नहीं चलाई, इन्होंने महंगाई बढ़ाई है। महंगाई, नौकरी छीने, रोजगार छीन लिए। और याद करो नौजवान, जो इतिहास के स्टूडेंट होंगे, इस देश में एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कारोबार के नाम पर, बहुत सी कम चीजों का कारोबार करती थी, काली मिर्च का, मसालों का, कॉटन का। वो कंपनी आई, कारोबार करती रही, और वहां पर एक फैसला हुआ, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में एक फैसला हुआ, एक कानून बना, और वो कंपनी जो कारोबार कर रही थी वो सरकार बन गई। बताओ साथियों, इतिहास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और मैं कहता हूं ये पलट करके, पढ़ करके देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी एक भारत में, और ब्रिटेन में एक कानून पास हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। और आज जो फैसले ले रही है सरकार, एक एक कर करके हमारी सरकारी कंपनियों को बेच रही है, सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को। तो सोचो, एक कानून ने सरकार बना दिया, और ये लगातार ऐसे कानून पास कर रहे हैं कि हमारे देश को कंपनी बना दे रहे हैं। तो कंपनी जब बन जाएगी तो हमारे अधिकारों का क्या होगा, हक का क्या होगा, सम्मान का क्या होगा? इसलिए चीजें बेच रहे हैं, ये उद्योगपतियों के हाथ में खेल रहे हैं। याद कीजिए वो नोटबंदी का समय, जिस समय नोटबंदी लागू हुई थी, यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि नोटबंदी के बाद न काला धन बचेगा, न भ्रष्टाचार होगा। कितना समय गुजर गया,
कितना समय गुजर गया। आज जिस दिन हम लोग आप लोग बातचीत कर रहे हैं, पुराना याद कीजिए, 8 की रात को ही नोटबंदी हुई थी। याद है कि नहीं है? याद है। और बीजेपी ने कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। कितने साल गुजर गए, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? जो बाहर काला धन चला गया था, कितना काला धन वापस आ गया? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने 100 नंबर का पता नहीं क्या कर दिया, 100 से 112 कर दिया। जब 100 नंबर था तो पुलिस भी ठीक थी, लेकिन जब से 112 हुआ है, पुलिस को पता नहीं क्या हो गया है, जाने क्या हो गया। और इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा, इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। जो कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, वो बताएं कि 100 नंबर को 112 कर करके खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ, और अगर कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा कहीं हो रही है, कहीं गरीब की जान पीटते पीटते पुलिस ले रही है, अगर कहीं भी देश में सबसे ज्यादा जान गई हैं गरीबों की, तो वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर पुलिस के पीटने की वजह से, अन्याय की वजह से जाने गई हैं। लोग थाने में मर गए। कोर्ट कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है। मानवाधिकार ने सबसे ज्यादा अगर किसी को नोटिस दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया है। और जो ठोको नीति चलाते थे, जो ठोको ठोको कहते थे सुबह से लेकर शाम तक, बताओ उनके सांसद लोग कूटे जा रहे हैं कि नहीं कूटे जा रहे हैं? जो कहते थे ठोको, पता ही नहीं कौन किसको ठोक रहा है, जिसकी मर्जी है वो उसको ठोक रहा है। ये कानून व्यवस्था है? ये कानून व्यवस्था है क्या? कि बताओ गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी हो, ये कानून व्यवस्था है क्या? और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, पता लगा है कि फतेहगढ़ जेल में कैदियों को नहीं पता था किसको ठोकना है, तो जेलर को ठोक दिया उन्होंने। ये कानून व्यवस्था है? सबसे ज्यादा किसानों की जान चली गई, कोई मदद करने वाला नहीं है। मजदूर पैदल चलते चलते घर पहुंच गए, जान चली गई, किसी की मदद नहीं की। इसलिए उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना इनसे, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर दोबारा लाने का काम हम लोगों को करना है। बताओ अम्बेडकर के नगर के लोगों, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले चलोगे कि नहीं ले चलोगे? तो अगर ये आक्रोश है ऐसे आपके अंदर, अगर ये आक्रोश है आपके अंदर, तो बदलाव भी आएगा। और मुझे यकीन है आप पर, ये झूठ के फूल अब बचने वाले नहीं हैं। झूठ के फूल का सफाया होने वाला है उत्तर प्रदेश से। इसलिए एक बार फिर मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के समर्थन में लोग आ रहे हैं। इतना समर्थन समाजवादी पार्टी को पहले कभी नहीं मिला जितना समाजवादी पार्टी को इस बार समर्थन मिल रहा है। इतना समर्थन, इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़ी संख्या में नेता समाजवादी पार्टी में कभी नहीं जुड़े। इस बार हमें खुशी है कि हर वर्ग के लोगों का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है आज, और उसका परिणाम यह है कि आज आपके साथ राम अचल राजभर जी आ गए हैं। उसका परिणाम यह है कि लालजी वर्मा जी, जो बड़े नेता भी हैं, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, बहुजन समाज पार्टी में जुटे रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी आज आपके साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुट गए हैं। आपके साथ त्रिभुवन दत्त जी आ गए,
और बस्ती के बड़े नेता भी आपके साथ हैं। तो बताओ कौन कहता है कि समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बनाने जा रही है? जनता चाहती है बदलाव, जनता बदलाव चाहती है। और अभी जब मऊ में कार्यक्रम हुआ था, लाल और पीले एक साथ हो गए। लाल पीलों को एक साथ देकर के दिल्ली लखनऊ में लाल पीले हो रहे थे लोग। जो लोग हमारी लाल टोपी को देख के लाल होते हैं, लाल टोपी को देख करके लाल होते हैं, अब सिलेंडर को देख करके क्या करेंगे ये बताओ? हमें लाल लाल सिलेंडर है, इसका भी नाम बदलेंगे क्या? अच्छा हुआ हाल फिलहाल मुख्यमंत्री जी यहां नहीं आए, नहीं तो कहीं किसी का नाम बदल देते। और हम तो अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे, कोई नाम अगर बदलवाना हो तो हमें बता देना, हम कह देंगे नाम बदल दें। इसलिए इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ ये जोश और उत्साह बना रहेगा। ये सरकार के खिलाफ आपका गुस्सा आक्रोश बना रहेगा। और जब वोट पड़ेगा तो सोचो साइकिल की रफ्तार क्या होगी इस बार। जब हम सड़क बना सकते हैं, जब सड़क बना सकते हैं 100 से ऊपर चलने वाली, और कई लोग ऐसे हैं हम जानते हैं उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार देखी होगी, रफ्तार भी चेक कर ली होगी कितनी जा सकती है। ये जो एक्सप्रेसवे बना है ये समाजवादियों ने बनाया है। तो इसलिए हो सकता है जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें भी हरा दे और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 400 सीटें भी जीत जाए। कौन इनके साथ खड़ा है? जब किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, व्यापारी नाराज है, अगड़े नाराज हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा दोनों एक हो गई हो, तो बताओ ये कैसे बचेंगे उत्तर प्रदेश से? और शिक्षक नाराज हैं। ये पुरानी पेंशन किसी ने छीनी तो भाजपाइयों ने छीनी आपकी, याद है कि नहीं याद है आपको? आज ऐसे लोग हैं जिन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। ये जितनी भी अच्छी योजनाएं थी सबको रोक दिया इन्होंने। गरीबों के लिए एम्बुलेंस थी, आज एम्बुलेंस नहीं चल पा रही है। 100 नंबर की व्यवस्था थी, इसको खराब कर दिया। बड़े बड़े वादे किए थे कि हम गंगा सफाई कर देंगे। बताओ मां गंगा कितनी साफ हो गई हैं? नहीं साफ है। सफाई तो दूर, ये जो घाघरा बह रही है इसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं। जब कभी पानी आ जाता है हमारे गरीबों को बहा ले जाता है, उनका नुकसान कर देती है। सफाई तो दूर, हमारे गरीबों की मदद नहीं कर पा रही हैं। इसलिए आज मंच से मैं कह सकता हूं कि पिछड़ों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा, बदलाव होके रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर रामअचल राजभर जी को, लालजी वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। और हम भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी में उनका पूरा सम्मान होगा। वहीं हमारे मंच पर कमलाकांत उर्फ पप्पू राजभर भी हैं, जिनके पिताजी हमारे बीच में नहीं रहे। आखिरी समय पर वो हम लोगों के साथ उनको छोड़ के गए हैं। हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि उनका भी पूरा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर हम लोगों ने कोविड में या कोरोना में बहुत से लोगों को खोया है, वहीं समाजवादी पार्टी के मोतीलाल वर्मा जी और हमारी पार्टी के अजीमुल हक साहब जो पहलवान थे, उनको भी हमने खोया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने इन सबको सम्मान देने का काम लगातार समाजवादी पार्टी करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, इस भरोसे और उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में बदलाव होगा और बदलाव ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होकर के रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने किसान भाइयों का धन्यवाद देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के आए हुए लोगों का, हमारे पूर्व विधायक जो थे वो भी हमारे बीच में नहीं रहे, जो चुनाव लड़े थे, इसलिए नाम भूल गया उनका।
भीम सोनकर जी का उनका परिवार खड़ा है। हमें दुख है कि जहां हम लोगों ने इतने नेताओं को खोला है, हम उनके श्रद्धांजलि भी देते हैं, उनको याद भी करते हैं, उनका समय समय पर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम भी याद करते हैं। उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस ऐतिहासिक रैली के लिए बधाई देता हूं। ये एक मामूली जन सैलाब नहीं है। ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, सड़कें भरी पड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, लोग दूर दूर से चल करके आ रहे हैं, जहां से जगह मिल रही वहां से आए हैं लोग। इसलिए हम ये कोई छोटा मोटा जन सैलाब नहीं है, ये ऐसा जन सैलाब है जो इतिहास बनाने का काम करेगा और उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरानी पेंशन और हमारे शिक्षक लोग हैं, चाहे बीटीसी हो, शिक्षा मित्र हो, चाहे बीपीएड वाले हों, बीएड वाले हों, इन तमाम लोगों के समाधान करना है। और वहीं हमें अपने बुनकर भाइयों का बिजली का इंतजाम भी करना है, जिससे हमारे बुनकर भाइयों की भी खुशहाली हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं बहुजन समाज पार्टी से आए हुए सभी नेता कार्यकर्ताओं का एक बार फिर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए, खुशहाली और विकास